एग्जाम में आपके पास टाइम प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, आपके करियर का प्रेशर होता है और ना जाने कितना प्रेशर होता है। उस प्रेशर में अगर आप एक माइंड में ही कैलकुलेशन करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले आप एक्यूरेसी बढ़ाओ और एक्यूरेसी जब आपको लगे कि अब इम्प्रूव हो रही है, आपकी ये मिस्टेक्स अब अवॉइड हो रही है, अब ये एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या-क्या हो रही हैं। उन मिस्टेक्स को लिखो। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। तो बहुत सारे बच्चों को क्या ऐसा फील हो रहा है कि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी वो जब पेपर दे के आते हैं तो वो अपने मार्क्स कहीं ना कहीं लूज करके जा रहे हैं। ना कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की वजह से, ना कि उनको सब्जेक्ट नहीं आता इस वजह से, बल्कि सिली मिस्टेक्स की वजह से। सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या आप भाई उन बच्चों में हैं जो मार्क्स लूज कर रहे हैं पेपर के अंदर। अब ये सिली मिस्टेक क्या है ना, कैसे ये मार्क्स लूज आप कर रहे हो। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये इसी के ऊपर है कि ये ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से हम हमारे मार्क्स क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। हम स्पीड में गलती करके आ रहे हैं या न्यूमेरिकल सोल्व करने की जो अप्रोच है उसमें गलती करके आ रहे हैं। तो बेटा आज की इस लेक्चर में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्पेशली केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो कि हैवी वेटेज वाले हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि प्योर मैथमेटिकल चैप्टर होते हैं और इन चैप्टर्स के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इन चैप्टर के क्वेश्चंस में आप बहुत सारी भर-भर के सिली मिस्टेक्स करते हो। तो ये सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे का रूट है? क्या मेन रीज़न है? तो एक-एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस सिली मिस्टेक्स को दूर किया जाए। और बेटा ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये रैंक में आपको पीछे ही नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे ले जाती है। तो अगर इन चीज़ों को आपने अभी से कंट्रोल कर लिया, इन चीज़ों पे आपने अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके आओगे। अब ये सिली मिस्टेक्स किस वजह से हो रही है? हमें किन-किन पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पीड वर्सेस न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है? पॉज़। तो हम स्पीड एंड अप्रोच, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच में बैलेंस कैसे स्टैब्लिश करें, कैसे एक्यूरेसी हमारी बढ़े, इसके ऊपर आज बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक तरफ है हमारे पास स्पीड और एक तरफ है हमारे पास एक्यूरेसी। हमें किस पे ध्यान देने की जरूरत है? ठीक है ना? अब दिक्कत क्या होती है कि स्पीड कहाँ मैटर करती है, एक्यूरेसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे एग्ज़ाम कौन-कौन से हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, वो होते हैं हमारा जेईई का या हमारे ओलंपियाड के, ठीक है? या हमारे नीट के। अगर इन 3 मेन एग्ज़ाम्स की बात करें, तो इन तीनों मेन एग्ज़ाम में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैटर सबसे पहले करता है एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी पे पहले ध्यान देना है। फिर बहुत से बच्चे बोलते हैं, "सर, ऐसा भी तो हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन घर पे बन जाता है।" तो सर स्पीड तो हमारी बढ़ी नहीं, आप तो एक्यूरेसी की बात कर रहे हो। बेटा पहले एक्यूरेसी मैटर करती है। आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें। आप देखें कि आपको क्वेश्चन जब आप सोल्व कर रहे हैं, तो आप किस-किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब देखो कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर क्या-क्या निकल के आती है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पर निकल के आती है कि कहीं आप यूनिट में तो गलती नहीं कर रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। सर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखा है, केल्विन में रखना होता है, जल्दबाजी में डिग्री सेल्सियस में रखा है। अरे प्रेशर की यूनिट एमएम ऑफ एचजी दी हुई थी, हम एटीएम में रखना था, हमने कन्वर्ट ही नहीं किया। तो बेटा ये जो यूनिट कन्वर्जन होता है ना, इसमें सबसे पहले बहुत ज्यादा बच्चों की क्या होती है, एरर्स निकल के आती है, बहुत ज्यादा बच्चों की मिस्टेक्स निकल के आती है। तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या करें, आप डायमेंशन एनालिसिस लगाओ, यूनिट एनालिसिस लगाओ और उसको जो आंसर आया है क्रॉस चेक करो और यूनिट लिखने की हैबिट डालो। ठीक है? जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सोल्व करने पे आप वैल्यू तो लिखते हो, वैल्यू के साथ-साथ यूनिट लिखने की भी हैबिट डालो, ताकि आपकी ये जो मिस्टेक हो रही है ना, ये बच जाएगी। सेकंड,
सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा गलती जिसमें बच्चे करते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन के बाद आता है, वो है आपकी कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। अब आप बोलोगे सर हमारी कैलकुलेशन बहुत फ़ास्ट है, हम तो माइंड में ही कर लेते हैं। अरे यही तो गलती करते हो बेटा, माइंड में कर लेते हो घर पे क्योंकि टाइम नहीं है आपके, मतलब टाइम की कोई कमी नहीं है आपके पास। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास टाइम प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, आपके करियर का प्रेशर होता है और ना जाने कितना प्रेशर होता है। उस प्रेशर में अगर आप एक माइंड में ये कैलकुलेशन करोगे, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी कैलकुलेशन आप करें, प्रॉपर लिख के करें, किसके अंदर? पेपर के अंदर, ठीक है? पेपर के अंदर आप कैलकुलेशन लिख के करेंगे ना, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अरे सर सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, माइंड में कर लेते हैं। बेटा अच्छा ये माइंड में, बेटा माइंड में चलता है कैलकुलेशन कब? जब आप रिलैक्स मोड में चीज़ें कर रहे हो। एग्ज़ाम की बात है, करियर की बात है, ठीक है? दोबारा नहीं दोगे, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन प्रॉपर लिख के करें। घर में भी हैबिट बनाएँ कि एक-एक कैलकुलेशन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करें। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, घर पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अगर आप इनमें से किसी भी, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलेशन खुद से करना स्टार्ट करें। कैलकुलेटर अगर किसी एग्ज़ाम में अलाउ है, तो भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसी से आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? इम्प्रूव होगी। अगर आप कैलकुलेटर अभी यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कैलकुलेटर की आदत पड़ जाती है और आपका एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है और आप सोचते हो कि अरे कैलकुलेशन तो हम बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैलकुलेशन को सिस्टमैटिक लिख के क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है? तो कैलकुलेशन के बाद, अब कैलकुलेशन में माइंड कैलकुलेशन ना करें, अवॉइड। माइंड कैलकुलेशन को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। माइंड कैलकुलेशन बहुत डेंजरस चीज़ है बेटा। मुझे सबको पता है आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, बट नहीं करो। अरे मैं खुद जब बोर्ड पे क्वेश्चन करता हूँ, तो आपने देखा होगा एक-एक स्टेप लिख के बताता हूँ। बच्चे बोलते हैं सर आप तो बच्चों की तरह कैलकुलेशन समझाते हो, है ना? एक-एक स्टेप लिख रहे हो, अरे ये तो सर बहुत सिंपल है। बेटा लिखने की मेरे को नहीं है ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत आपको है, तो आप वे को बता रहा हूँ कि ऐसे आप कैलकुलेशन करो, ठीक है? तो माइंड कैलकुलेशन को अवॉइड करें। तीसरी, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है, मेजर कि सर करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट लिखिया है, इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट करिया है। रीडिंग ही नहीं मारी क्वेश्चन की, क्वेश्चन रीड करना नहीं आता अच्छे से। क्वेश्चन रीड करने की हैबिट डालो, ठीक है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, स्लोली पढ़ो, ताकि उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो क्या बोल रही है, वो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, या वो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज पूरा नहीं पढ़ते, उसमें से सिर्फ कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं और फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर आते हैं, लेकिन बोलना क्वेश्चन कुछ और चाह रहा था, आप कर कुछ हो रहा है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन रीडिंग की स्किल है ना, लैंग्वेज रीडिंग की स्किल है, ऐसी डेवलप नहीं होती। इसके लिए टाइम लगता है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, उसको रीड करना स्टार्ट करें, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आप देखेंगे उसके अंदर की जो लैंग्वेज है ना, इतनी शानदार है कि ओलंपियाड और जेईई में सीधे क्वेश्चन उससे आते हैं और नीट में तो बोला ही जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। जेईई और एडवांस में जब क्वेश्चन आते हैं ना, या तो डायरेक्ट वो ऐसी लाइन उठा के देंगे ना, जो आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे। आपने पढ़ी किस और वे में होगी, लेकिन वो लैंग्वेज कुछ और वे में, आपको समझ में ही नहीं आएगी क्या बोल रही है। तो रीडिंग स्किल डालो, ठीक है? हो सकता है आपने वो कांसेप्ट समझा हो, लेकिन वो लाइन इस तरह से लिखी होगी, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो रीडिंग स्किल डेवलप करो, किसके थ्रू? एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्वेश्चन रीडिंग आपकी वहां से क्या होगी? इंप्रूव होगी, ठीक है? इसके बाद फोर्थ पॉइंट, आपका है ना, फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स। फॉर्मूला शीट, ये फॉर्मूला शीट या जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट नोट, जब आप ये शॉर्ट नोट बना दोगे ना और उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो जो बोलते हैं ना सर फॉर्मूला भूल गया, मैं गलत लगाया, ये वाली जो टेंडेंसी है ना, ये अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको ध्यान में अगर आप रखोगे ना, आप कैलकुलेशन एरर, यूनिट कन्वर्जन, क्वेश्चन रीडिंग, फॉर्मूला शीट, गलत फॉर्मूला लगाना, इनको अवॉइड करो। ये कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी यहाँ क्या होती है? डामाडोल होती है। तो मैं फिर बोलूँगा, एक्यूरेसी मैटर्स। अब आप बोलोगे सर स्पीड कैसे बढ़ाएँ? तो बेटा पहले आप एक्यूरेसी बढ़ाओ,
पहले आप एक्यूरेसी बढ़ाओ और एक्यूरेसी जब आपको लगे कि अब इंप्रूव हो रही है, आपकी ये मिस्टेक्स अब अवॉइड हो रही है, फिर आप जब दोबारा रिवीजन करो, उन्हीं क्वेश्चंस को करो टाइम लिमिट के अंदर। जब आप उन्हीं क्वेश्चन को टाइम लिमिट के अंदर करोगे, तो उसके बाद दोबारा दोबारा ठीक है, अगेन जब आप चीजें रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। दोबारा जब आप उनको रिवाइज करोगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो स्पीड सेकेंडरी है, पहली है एक्यूरेसी। अब कॉमन सर, कॉमन ऐसे क्या-क्या मिस्टेक्स है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स के जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब बनाता है ना, तो वो लैंग्वेज में घुमाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रीडिंग स्किल को इंप्रूव करो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। अरे कैलकुलेशन भर-भर के होती है इसमें। कैलकुलेशन आपकी में यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो अभी क्लास में पढ़ रहे हैं या जो एंड टाइम पे क्या करते हैं, अपने आप को बूस्ट करते हैं, वो ये सब एरर करते हैं। इसलिए इनको करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं ये जो एरर है ये बार बार रिपीट तो नहीं हो रही। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट एनालिसिस। आप क्या करो? अपने टेस्ट का एनालिसिस करो। अब ये एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या-क्या हो रही हैं। उन मिस्टेक्स को लिखो, उन मिस्टेक्स में देखो कि क्या सही में ये जो 4-5 मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है, यही तो बार-बार रिपीट नहीं हो रही। अगर यही बार-बार रिपीट हो रही है, तो मतलब आप सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हो। अगर आप सिली मिस्टेक करके आ रहे हो, तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दोगे, तो आपकी ये सिली मिस्टेक्स क्या होंगी? अवॉइड हो जाएगी। और जो आप सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स लूज़ कर रहे थे, वो मार्क्स आप कहीं न कहीं लूज़ नहीं करोगे। तो जो हम बोलते हैं ना कि हम फेड अप फ़ील कर रहे हैं, अजीब-सा फ़ील कर रहे हैं, घर पे क्वेश्चन बन जाता है, एग्ज़ाम में गलत हो जाता है, ये सारे के सारे जो एक्सक्यूज़ है, वो ऑटोमैटिकली आपके क्या हो जाएँगे? धीरे-धीरे दूर हो जाएँगे। तो बच्चों इन पे ध्यान दो, ठीक है? और भी अगर आपके मन में कुछ है जो आपको इससे पूछना है रिलेटेड कि नहीं सर हम इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, है ना? हमारी ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली लिखो। मैं ट्राई करूँगा कि उस उन पॉइंट्स को क्लब करके एक और स्ट्रैटेजिक वीडियो आपके साथ लेके आऊँ, शेयर करूँ और डिटेल में। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने अंदर की जो क्वेरीज़ हैं, अपने अंदर के जो डाउट्स हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखोगे और उसको हम क्या करेंगे वॉच करके क्लब करके एक और डिटेल वीडियो बनाएँगे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।